हेलो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी डिस्टरबेंस है आज, बहुत ज़्यादा तकलीफ जा रहा है, ठीक है ना। मतलब कि ऑपरेट नहीं हो रही, कोई बात नहीं। चलो कट कट के आ रहा है आपका वीडियो। यहाँ पे अपन बात करेंगे सबसे पहले तो इस जगह पे बात करेंगे मतलब कि हार्मोनल कंट्रोल करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। तो कौन कौन से हार्मोन है? 4 हार्मोन के ऑब्वियसली बात करते हैं। 5वां हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, जिसको जीएनआरएच बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो एक्ट करते हैं कहाँ पे? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलते हैं, एफएसएच और एलएच। ये सब एक्ट करते हैं कहाँ पे? ओवरी पे। और ओवरी को स्टिमुलेट करके क्या क्या सेक्रेट करवाते हैं? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को। इतनी तो बात समझ में आता है। इट्स ए बेसिक क्राइटेरिया अबाउट अ हार्मोनल कंट्रोल इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। इतनी बात समझ में आती है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अपन बात कर लेंगे फिर से। एक बार पुनः वापस आते हैं। यहाँ पे देखो, एक तो पिट्यूटरी से रिलीज होती है, दूसरी जो ओवरी से रिलीज होती है। तो कंडीशन क्या है कि सबसे पहले काम करने वाला जो हार्मोन है वो एफएसएच है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल्स को ओवेरियन फॉलिकल्स को क्या करता है कि स्टिमुलेट करता है कि बेटा अब ग्रो करके, मतलब कि रैपनिंग ऑफ द फॉलिकल्स के बारे में बात कर रहा है कि मतलब फॉलिकल्स को क्या करता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या ग्राफिन फॉलिकल्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? एफएसएच। और वहीं पे वो क्या करते हैं कि ये काम किए। काम करने के बाद जो फॉलिकल्स का नंबर और साइज और प्रोलिफरेशन होते रहे, तो कंडीशन क्या है कि एस्ट्रोजन जो है बढ़ जाएंगे। एस्ट्रोजन का रिलीज होगा वहाँ से। और एस्ट्रोजन क्या करते हैं? रिबिल्ड करते हैं यूटेराइन की वॉल को। यूट्रस की वॉल को क्या करते हैं? रिबिल्ड करने का काम करता है, मतलब कि उसको पुनः बनाने का काम करता है। यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं तो उसको थिकन करता है यूट्रस की वॉल को। अब इतने होने के बाद जो है यहाँ पे क्या करेंगे कि एस्ट्रोजन तो सिक्रीट हो गए यहाँ, मतलब कि ये रैपनिंग हो गई। अब ये क्या करता है? एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है एलएच को कि बेटा क्या करो कि आप जो है ना स्टिमुलेट करो किसको? ओवरी को। ताकि क्या हो कि कंडीशन है कि ये एलएच जैसे स्टिमुलेट हुआ तो एलएच काम करेंगे क्या कि ग्राफिन फॉलिकल्स जो है उसको रप्चर करने का कोशिश करेंगे। ट्रिगर्स द ओवुलेशन। ओवुलेशन को क्या करता है? ट्रिगर करता है, मतलब कि ओवम रिलीज कराने का काम करता है। और मेंटेन करता है कॉर्पस लुटियम को 9 से 10 दिन। 9 से 10 दिन कॉर्पस लुटियम मेंटेन हुआ, ताकि क्या करे कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन क्या करे? मोर एंड मोर रिलीज करे। ताकि क्या हो कि भाई ओवरी का जो काम था उस समय तो आपने उसको रप्चर कर दिया, मतलब कि ग्राफिन फॉलिकल्स को रप्चर कर दिया। तो अब कौन काम करेंगे? वहाँ पे कॉर्पस लुटियम जो है क्या करेंगे? रिलीज करेंगे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को टू मेंटेन द यूटेराइन वॉल। यूट्रस की वॉल को क्या करेंगे? मेंटेन करने का काम करेंगे, ताकि जो भी फर्टिलाइज एग है, मतलब कि जागोट है, जागोट से मोरोला, ब्लास्टुला, ठीक है ना, वो ब्लास्टुला जो है आकर के क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है यूट्रस के इनर वॉल में, ठीक है ना। एंडोमेट्रियम में जो डिसिडुअस लेयर है उस पर प्रोजेस्टेरोन की डिपोजिशन होती है। मोर एंड मोर थिकन हुए वहाँ पे जाकर के क्या हो जाता है? इम्प्लांट हो जाता है। तो इम्प्लांटेशन के लिए, फॉर द इम्प्लांटेशन से देयर इज समथिंग डिपोजिट ऑन द यूटेराइन वॉल, दैट इज ए प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे चीज़ें वहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे प्रोग्राम हो रहे हैं आपका, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि ये स्टिमुलेट कर दिया, ये क्या करता है? मोर थिकन करते हैं यूट्रस वॉल को, मेंटेन द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम। यूट्रस की इनर लाइनिंग को क्या करते हैं? मेंटेन करने का। तो थिकनेस करने, रिबिल्ड करने का काम है एस्ट्रोजन को, लेकिन उसको मेंटेन करने का काम है किसका? प्रोजेस्टेरोन का। इतने बात समझ में आता है ना। तो यहाँ पे स्टिमुलेशन के काम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेट करता है इसको, ठीक है। और ये एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है किसको? एलएच को। बाद में ये सब की लेवल यदि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की लेवल यदि बढ़ जाए, हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन ना हो, मतलब कि एक की फर्टिलाइजेशन ना हो। उस सिचुएशन में क्या करेंगे कि ये मतलब कि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन खास करके निगेटिव फीडबैक देते हैं किसको? एलएच और एफएसएच को, कि भैया अब तो काम हुई नहीं, दुल्हन तो आए नहीं, तो घर काहे को संवारना, सुहागरात होगी नहीं, तो मतलब क्या करो? घर को उजाड़ पुजार दो। निगेटिव फीडबैक दिया, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है कि जैसे ही कंडीशन की यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो अब क्या कंडीशन है कि तो मतलब कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एलएच और एफएसएच के लेवल क्या होगा? फिर से राइज करेंगे। जो रेसिडुअल लेयर है एंडोमेट्रियम का, वो क्या होंगे? डिग्रेड होकर के सेकेंडरी ओवसाइट के साथ वापस हो जाएंगे एज अ मेल्स, ठीक है ना। तो इतनी बातें तो हमारी हो गई यहाँ तक। अब बात होती है कि इसमें अपन लाइनें लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एफएसएच जो क्या करते हैं, मतलब कि एफएसएच जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल एफएसएच मतलब कि एक्ट करते हैं ओवरी के वॉल पे, ठीक है ना। एक्ट ओवरी वॉल स्टिमुलेट टू रिलीज द एस्ट्रोजन लेवल ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन्स गिव अ पॉजिटिव फीडबैक टू द एलएच। एलएच को क्या करे? पॉजिटिव फीडबैक दिया। ये क्या करता है? इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम वॉल बिकॉज इट नेचर इज अ
ग्लैंडुलर। इसका नेचर कैसा हो जाएगा? ग्लैंडुलर हो जाएगा। मतलब कि ये काम क्या करेंगे बेटा, मतलब कि ये जो है रिलीज किया। अब इंक्रीजिंग रैपिड, बहुत जल्दी इंक्रीज होता है लेवल ऑफ द LH। कब? जी 14 डे, जिस दिन पे इसकी लेवल बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि ये जो है ये पिक पे आ जाए, ये कब होता है? 14 डे होता है। और यहीं पे क्या होता है? ओवुलेशन होता है। एग जो बाहर आते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज का ओवुलेशन। और ये जो पिक बनी, जितनी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रही है, ठीक है ना, LH की मैक्सिमम पिक हो गई, तो इसे बोला जाता है LH सर्ज। क्या बोलते हैं इसको? LH सर्ज बोलते हैं। टू ट्रिगर्स द ग्राफियन फॉलिकल्स टू रप्चर द ग्राफियन फॉलिकल्स एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte, जिसे ओवम बोलते हैं। ओवम एक्चुअली नहीं बोला जाएगा, बट सेकेंडरी oocyte क्या करते हैं? रिलीज आउट होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं इज नॉन एज क्या? द प्रोसेस इज नॉन एज ओवुलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओवुलेशन बोलते हैं। यहाँ तक की बात करते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, जैसे आफ्टर द ग्राफियन फॉलिकल्स इट डेवलप्स, इट कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस लूटियम, ठीक है। ये किस में? कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कॉर्पस लूटियम जो क्या होता है कि इट मेंटेन्स द LH 9 to 10 डेज। वहाँ पे अपन बात करें सबसे पहले, यहाँ पे दूसरी बात करेंगे कि इट्स अ टेम्परेरी एंडोक्राइन इन नेचर होता है। और यहाँ पे क्या करते हैं कि ये दो हार्मोन को रिलीज करते हैं, दैट इज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन की लेवल मोर एंड मोर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, बट एस्ट्रोजन की लेवल क्या होती है? लिटिल बिट, थोड़े मोड़े निकलते हैं, थोड़े से निकलते हैं। तो ये दोनों के दोनों बात हो गई। यहाँ पे बात करते हैं कि प्रोजेस्टेरोन गिव अ नेगेटिव फीडबैक टू द LH और FSH। ये दोनों के दोनों को नेगेटिव फीडबैक देते हैं कि भैया जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो आप क्या करो, मतलब कि इसकी लेवल बढ़ाओ, ठीक है। जिसके थ्रू क्या होता है कि एज अ मेंस 3 to 5 डेज जो ब्लीडिंग पीरियड होता है। तो यहाँ पे इसकी बात करेंगे। चलो आगे बात करते हैं, इसको नोट डाउन करिए। चलिए छाप लिए, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दो ग्राफ को मैंने रिप्रेजेंट किया है, टाइम सेव करो, ठीक है ना। तो दोनों ग्राफ के कंडीशन में मैंने ड्रॉ कर दिया है 2-3 मिनट में। इस दोनों ग्राफ में अपन बात करेंगे तो बिल्कुल उसकी सारे के सारे NCERT वाली पॉइंट जो है डील हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ बात करेंगे अपना कि यूट्रस और ओवरी, ठीक है ना। कहाँ? यूट्रस, ओवरी और यूट्रस में, मतलब कि पहला साइकिल के कंडीशन में अपन बात करेंगे कि ये दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा कैमरा को और ज़्यादा पुश कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये दिख रहा है, ये चीज़ें। तो ओवरी एंड यूट्रस, यहाँ पे बात करो तो ओवेरियन साइकिल की बात करेंगे, यहाँ पे यूटेराइन साइकिल की बात करेंगे। तो सबसे पहले ओवरी की बात करो तो ओवरी के कंडीशन में क्या हो? प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल्स। यहाँ पे जब स्टिमुलेट होता है, प्यूबर्टी ऑनसेट होती है, वहाँ पे FSH काम करना स्टार्ट करता है। तो ये जो है रैपनिंग की तरफ जाते हैं। ये ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है ना, मतलब कि मैच्योर फॉलिकल्स हो गए। यहाँ पे क्या होता है बेटा कि ये सेकेंडरी oocyte जो है रिलीज होती है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है। इसी फेज को क्या बोलते हैं? ओवुलेटरी फेज। यहाँ पे ओवम क्या होता है? रिलीज होता है, ठीक है ना। 14th डे ऑफ द MC, 14वें दिन, ठीक है ना, 14वें दिन। ये बात आपको याद रखना कि आइडियल हमने माना है 28 दिन का हमने साइकिल माना है, जो आइडियल है हेल्दी वीमेंस के लिए ये फॉलो होती है। यहाँ पे जैसे ही ये हो गया कि ये रप्चर हुआ, रप्चर होने के बाद जो है ओवम कहाँ? रिलीज हो गया। रिलीज होने के बाद जो है ये बची हुई जो स्ट्रक्चर बचती है उसको कॉर्पस लूटियम, CL बोले तो कॉर्पस लूटियम कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा किसमें? कॉर्पस लूटियम मतलब कि एंडोक्राइन इन नेचर हो जाता है। इससे क्या करता है? दो हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन दोनों रिलीज होते हैं। और ये डब्बा जो है ये साइज में बड़े होने लगते हैं, इसमें ग्रोथ होता है। मोर इंडोक्राइन नेचर, मतलब कि ये क्या करती है कि और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस जगह पे आपका ये इंडोक्राइन नेचर है, कॉर्पस लूटियम में ग्रोथ हो गई। अब क्या हो गया कि इसको देखा कि ये जो है लगभग 7 से 8 दिन ओवुलेशन के बाद ये इंतज़ार करते हैं कि भैया स्पर्म आएंगे, फर्टिलाइज करेंगे, देन इम्प्लांटेशन होगी, जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे, वो जाकर के इम्प्लांट करेंगे। बट ऐसा सिनेरियो आती नहीं। यदि फर्टिलाइजेंस हमें फर्टिलाइजेंस नहीं करवानी है, हम MC के अपन देखो तो MC को पढ़ रहे हैं, तो फर्टिलाइजेंस यहाँ पे नीड नहीं है। अपने को फर्टिलाइजेंस करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा, आगे की प्रोसेस अपन देख नहीं पाएंगे, इसलिए फर्टिलाइजेंस को मेंशन ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या करा कि भैया फर्टिलाइजेंस हुआ नहीं, स्पर्म आए नहीं, जिसकी वजह से क्या हो गया कि भाई अब तो इंतजार खत्म हो गई। तो 21वें दिन के कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्रोजेस्टेरोन के लेवल मैक्सिमम होते हैं, पिक पे,
जिससे क्या हो कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को क्या करे और थिकन करे, ठीक है ना। अब इंतजार इसकी खत्म हो गई तो देखा कि भैया अब तो कुछ आने वाला नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, कि मतलब प्रोजेस्टेरोन के लेवल जो है मतलब कि कॉर्पस लूटियम डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। इट विल कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस एल्बिकांस। ये डिजनरेटिंग स्टेज है ग्राफियन कॉर्पस लूटियम का। तो यहाँ पे जैसे ही ये डिग्रेड हो गया कि भैया जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है वो तो खत्म हो जाएंगे, मतलब कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। देखो बेटा डिक्रीज होने वाला हो गया। तो कंडीशन क्या है कि अब कंडीशन 28वें दिन अपन मान सकते कि ये 28वां दिन जो है 28th डे की बात करते हैं, ये फर्स्ट डे भी बोल सकते हैं। इस जगह पे क्या होता है कि एज अ मेंस इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, स्ट्रैप्स ऑफ द इंडोमेट्रियम है, ब्लड वेजल्स है, सेकेंडरी ओसाइट है, ये सारे के सारे रिलीज आउट हो जाते हैं एज अ मेंस थ्रू द वेजाइना। तो ये कंडीशन हमारा हो गया। तो इस फेजेस में अपन बात करे थे, 4 फेज की बात करे थे। एक तो हमने कहा था कि देखो यूट्रस के कंडीशन में मेंस्ट्रुअल फेज होते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज होते हैं, फिर जो है अपन बात करते हैं सेक्रेटरी फेज। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, एमपी का सेक्रेटरी, एमपी बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसा नहीं, मतलब याद रखने के लिए। दूसरा अपन बोलते हैं कि ओवरी के कंडीशन में फॉल, एमपी के सेक्रेटरी क्या हो गए, फॉल कर गए, FALL नहीं, यहाँ पे FOL, मतलब कि फॉलिकुलर फेज हो गया, फॉलिकल्स के डेवलपमेंट हो गए। वहाँ पे 14वें दिन क्या होता है, ओवुलेशन होता है, तो ओवुलेटरी फेज कहते हैं। लास्ट में जो लूटियल फेज क्या होते हैं, कॉर्पस लूटियम डेवलप होते हैं और इंडोक्राइन इन नेचर होते हैं जो सिक्रीट करते हैं, तो यहाँ पे लूटियल फेज उसको बोले, सेक्रेटरी फेज बोले, ठीक है चलेगा। यहाँ पे चलो ये पहला ग्राफ था हम लोगों का। ये दूसरे ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो ये पिट्यूटरी वाली है और ये क्या है कि ओवेरियन हार्मोन के बारे में बात करते हैं। तो पिट्यूटरी के कंडीशन में 2 अपन जानते हैं, FSH और LH के बारे में जानते हैं। तो LH की लेवल धीरे धीरे पिक पे जा रहा है। जैसे ही 14वां दिन होता है तो LH की लेवल हाईएस्ट होता है, दैट इज नॉन एज का LH सर्ज। क्या बोलते हैं, LH सर्ज। यहाँ पे FSH के लेवल भी क्या होते हैं, पिक पे होते हैं। इस जगह पे एस्ट्रोजन के लेवल भी क्या होता है, पिक पे होता है। 3 बात याद रखना। कैसे कैसे एक छोटा सा वीडियो मैंने बना दिया है 5-7 मिनट का, उसको देखना। यहाँ पे मेंस फेज कितने दिन का, 1 से 5 दिन जनरली, मतलब कि इट मे एक्सटेंड्स फ्रॉम द 3 to 7 डेज, ठीक है ना, मे बी वैरी करते हैं, लेकिन ये फिक्स है 3 to 5 डेज। कितना, 3 से 5 दिन का होता है ब्लीडिंग फेज। यहाँ पे दूसरी बात करते हैं कि 6ठा दिन से लेकर के 13वां दिन तक की जो बात करते हैं, ये प्रोलिफरेटिव फेज होता है। प्रोलिफरेशन होता है किसका, ग्राफियन फॉलिकल्स का, इंडोमेट्रियम की लाइनिंग का बढ़ना। तो यहाँ पे 14वें दिन क्या होता है कि वहाँ पे ओवम रिलीज होती है, पिक पे आया, ट्रिगर करे, LH जो है ट्रिगर करते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स को कि भैया एक को क्या करो, सेकेंडरी ओसाइट को क्या करो, रिलीज करो। तो यहाँ पे रिलीज करा, अब बच गया कॉर्पस लूटियम। तो अब कॉर्पस लूटियम इंडोक्राइन इन नेचर है, जो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन के लेवल ठीक 7वें दिन, 14 + 7 कितना हो जाता है बेटा, 21। 21वें दिन जो है प्रोजेस्टेरोन के लेवल मैक्सिमम। तो यहाँ ओवुलेशन, और ये क्या हो गया, पोस्ट ओवुलेटरी फेज हो गया। ये दिन फिक्स्ड होते हैं बेटा, 14 दिन। पोस्ट ओवुलेटरी फेज रिमेन्स कांस्टेंट, समझ में आ रहा है, जितने दिन का साइकिल है उसके आधे, हाफ ऑफ द MC इज अ क्या भैया, बीच वाला फेज में ओवुलेशन फेज होता है, उसके आधे दिन क्या हो गया, ये पोस्ट ओवुलेटरी फेज। तो याद रहेंगे ना, इतने बातें तो याद रहेगा बिल्कुल कि पोस्ट ओवुलेटरी फेज मस्ट बी फिक्स 14th डे। यदि 28 दिन की साइकिल है आपकी, तो इसे सेक्रेटरी फेज, लुटियल फेज या पोस्ट ओवुलेटरी फेज बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे ओवुलेशन के 7वें दिन क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन के लेवल मैक्सिमम होते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा ये बात को। इस पर मैंने क्वेश्चन फ्रेम करा, मैं आपसे पूछूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिस्कस करेंगे अपन। तो यहाँ पे इतने बात तो समझ में आ गया, ये ग्राफ दोनों समझ में आया, दिख रहा है ना। पॉज करके आप देख सकते हो, पॉज करके देख सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे और क्या बात करेंगे, कुछ बातें यहाँ पे है, 3-4 पॉइंट आपको देखना पड़ेगा कि एस्ट्रोजन जो है पॉजिटिव फीडबैक देता है LH को। LH
ठीक है ना। तो ट्रिगर करते हैं किसके, ग्राफियन फॉलिकल्स को ट्रिगर करते हैं कि भैया आप क्या करो, एक को रिलीज करो, रिलीज करने के बाद जो है ये ग्राफियन फॉलिकल्स कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस लूटियम, और कॉर्पस लूटियम से दो हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट करेंगे, एस्ट्रोजन कम सिक्रीट करेगा। यहाँ पे जैसे प्रोजेस्टेरॉन निगेटिव फीडबैक देता है कि अब तो भैया ये सारे के सारे चीज़ें हो गए, तो यहाँ पे एल एच जो है क्या करते हैं कि इसको मेंटेन नहीं, 9 से 10 दिन मेंटेन करने का काम करता है। तो ये नहीं करेंगे, कॉर्पस लूटियम डिग्रेड हो जाएंगे, किस में चेंज हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकांस में, ठीक है ना। एस्ट्रोजन इसका मतलब है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंडोमेट्रियम के ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। लेकिन इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। इतने बात समझ में आ रहा है। अब बेटा बात करेंगे कि भैया हमें 3 लेडीज को लेना है जिसका साइकिल जो 24, 28 और 32 दिन या 38 दिन कुछ भी आप मान सकते हो वो है। तो आपको फाइंड करना है कि प्रोजेस्टेरॉन की लेवल, एस्ट्रोजन की लेवल और ओवुलेशन किस डे पे हो रहा है। आपसे क्वेश्चन मैं एराइज करता हूँ, आपको करना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए सेफ अनसेफ थोड़ा सा अपन बात करते हैं कि किस डे पे। यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि 14वें दिन जो है, 14वें दिन ओवुलेशन। तो अब एक की बात करते हैं, तो एक का जो है वेबिलिटी, मतलब वेबिलिटी समझते हैं कब तक काम कर सकता है, कब तक फर्टिलाइज हो सकता है। तो 24 to 48 आवर्स। स्पर्म के भी लगभग इतने ही होता है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है कि जब ओवुलेशन हो तो 2 दिन पहले, 48 घंटे मतलब 2 दिन पहले ना हो। तो सेफ और अनसेफ, सेफ पीरियड फॉर सेक्स, सेक्स बोलो, क्वाइटस बोलो, इंटरकॉर्स बोलो, कॉपुलेशन बोलो, इसके लिए सेफ पीरियड की बात करते हैं। तो बहुत सारा फंडा है यहाँ पे। अपना जैसे ही बात करेंगे तो मतलब कि वेबिलिटी ऑफ एग कितना, 24 to 48 आवर्स, तो कितना 2 डेज, ठीक है। वेबिलिटी ऑफ स्पर्म ये भी लगभग इतना। इसका मतलब है कि अपन जैसे ही बात करते हैं कि जो 14वें दिन है, 14th डे ऑफ MC, इसके 2 दिन पहले, समझ में आ रहा है ना, 2 दिन पहले की बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि 11 दिन मान के चलो, 12वां दिन तो होना ही नहीं है, 11वें दिन से लेकर के 14वें दिन तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये स्पर्म यहाँ से यहाँ तक स्पर्म मूव करेंगे 2 दिन, 48 घंटा में यहाँ पहुँच जाएंगे। ओवुलेशन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन होना है, तो ये क्या हो गया, अनसेफ पीरियड फॉर द क्वाइटस बट सेफ पीरियड फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ की बात करते हैं तो इधर भी तो 2 दिन चाहिए, तो 16 डेज, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गया, सेम चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए अनसेफ पीरियड है फॉर सेक्स, अनसेफ पीरियड है फॉर सेक्स और क्वाइटस, बट इट इज, ठीक है ना, सेफ पीरियड फॉर फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब समझे कि नहीं समझे, मतलब कि जो बच्चे बेबी प्लान नहीं करना चाहते हैं उसके लिए ये पीरियड जो है अनसेफ है। जो बेबी प्लान करना चाहते हैं, जो फर्टिलाइजेशन करवाना चाहते हैं, उसके लिए सेफ पीरियड ये, तो इसके लिए बहुत सारा है फंडा है, ठीक है ना। तो आपको एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि आपके पास 3 लेडी है, क्वेश्चन है 3 लेडीज है और तीनों लेडीज़ का MC जो है अलग अलग दिन पे, एक तो 24 दिन, एक 28 जो आइडियल है, और एक जो है 34 दिन का है। तो आपको बताना है, फाइंड करना है, फाइंड डे ऑफ मैक्सिमम प्रोजेस्टेरॉन किस डे पे हो रहा है, मैक्सिमम एस्ट्रोजन किस डे पे हो रहा है, मिनिमम प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन किस डे पे हो रहा है, और ओवुलेशन किस डे पे हो रहा है। आपको
पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब कि इसमें क्लू तो दो देंगे आपको कि एक क्लू जो है क्या कंडीशन है कि पोस्ट ओवुलेटरी फेज फिक्स होता है 14 से 16 दिन का। पोस्ट ओवुलेटरी फेज मस्ट बी फिक्स्ड। यदि 28 दिन की सी मतलब कि हमने आइडियल पीरियड की बात किया तो कितना कि ये 14 दिन का होता है पोस्ट ओवुलेटरी फेज 14 डे। और इम्प्लांटेशन कब होती है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के 7th to 8th डे जो है क्या होता है, ये इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन होता है इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी क्या होगा जी, मैक्सिमम होगा। दो क्लू, एक तो ये, एक ये और एक वो। आप एस्ट्रोजन एफएसएच और एलएच के बारे में बात करोगे तो बिल्कुल सेम पिक है, ठीक है ना। हाँ, ओवुलेशन आपको फाइंड करनी पड़ेगी कि किसका कैसे ओवुलेशन होगा, तो आप क्या करना, चार्ट बनाना, ठीक है ना, उसके बाद मेरे को आंसर करना। चलो जल्दी करो।